टॉपिक है आज का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर नहीं डिस्कस किया था। चलिए, सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब हमारे पास नया टॉपिक जो है दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। सर इससे पहले हमने डिस्कस किया था लाइट के कितने नेचर है सर? दो। जस्ट लाइक लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट जो हमारे पास है ये कौन सी वेव है हमारे पास? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ये भी हमने कहा। और इस लाइट के कितने नेचर से? दो। ड्यूअल नेचर कैसे पता चला? एक हमने फिनोमिनन पढ़ा आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, उससे क्या साबित हुआ? पार्टिकल ने। और दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर पे हमारे पास बहुत सारे फिनोमिना है जो हमने डिस्कस किए थे। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन। यू विल लेटर ऑन स्टडी अबाउट दीज फिनोमिनास कि आपके पास ये फिनोमिनास क्या होते हैं, ठीक है। अब मसला ये है, अगर मैं आपसे कह दूं इन दो चीज़ों को वन वर्ड में डिफाइन कर दो, पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होता है, वन वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हो वेव क्या चीज़ है और पार्टिकल क्या चीज़ है। कैन यू सजेस्ट मी अ डेफिनेशन? बताओ कोई डेफिनेशन ऐसी वन वर्ड में। जस्ट पार्टिकल और वेव में क्या फ़र्क है? पार्टिकल और वेव में क्या फ़र्क है? देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पार्टिकल होता है लोकलाइज्ड। पार्टिकल क्या होता है सर? लोकलाइज्ड, मतलब इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वेव है इट इज़ डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये है कि आप नहीं कह सकते कि आपके पास एक वेव पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पोजीशन पे है। यू कैन से अबाउट द रीजन, किस रीजन में आपके पास वेव है। सपोज आप पार्टिकल हो, मैं पार्टिकल हूँ, हमारी फिक्स्ड पोजीशन है। लेकिन अगर आपके पास वेव होगी आप नहीं कहोगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, आप कहोगे एक पर्टिकुलर रीजन में। लाइकवाइज ये कमरा है, ठीक है। जस्ट लाइक आई विल टेल यू एन एग्जांपल आल्सो। ये जो स्पेड्स है फैन के होते हैं, अगर मैं आपको बता दूं जब ये मूवेबल होता है इस स्पेड्स की इनकी पोजीशन क्या है, आप बता पाओगे कहाँ पे ये फिक्स्ड पोजीशन इनकी होगी? नहीं बता पाओगे। लेकिन आप बोलोगे देखो ये जो रीजन है ना, इस रीजन में जो स्पेड्स घूम रहे हैं ना, ये एक रीजन है जहां पे आप इन स्पेड्स को ढूंढोगे। इन द सेम वे ये तो आप एक्चुअल तो है पार्टिकल, इवन दो आप इस पार्टिकल का भी पोजीशन यहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन द सेम वे वेव की बहुत ज्यादा स्पीड होती है और आपके पास डीलोकलाइज्ड होगा, तो आप कभी भी इसकी पोजीशन को एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं बता सकते। लेकिन आप बता सकते एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहां पे आपके पास इस वेव की जो एनर्जी है वो कन्फाइनेड होगी, ठीक है ना। तो डिफरेंस यही है पार्टिकल और वेव में। पार्टिकल क्या होता है सर? लोकलाइज, जस्ट लाइक वी आर द पार्टिकल्स। वेव क्या होते हैं? हमेशा इट इज डीलोकलाइज्ड होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये जो डिस्टर्बेंस होगी ना, हमेशा वेव इज ऑल्सो द डिस्टर्बेंस। ये एनर्जी कन्फाइंड पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगी, इट विल बी कन्फाइनेड इन अ रीजन ऑफ स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस में होगा, ठीक है। अब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये जो कंसेप्ट दिया था इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय डी ब्रॉगली। इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा? इसने कहा जस्ट लाइक रेडिएशंस लाइक लाइट इट हैज ड्यूअल नेचर, मैटर टू हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है। इसने ये कहा कि आपके पास जस्ट लाइक रेडिएशंस, रेडिएशन में हमारे पास क्या है सर? रेडिएशंस एंड यहाँ मैटर लिखेंगे, ठीक है। इट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है ना। इसने ये कहा जस्ट लाइक आपके पास जो रेडिएशन, रेडिएशन में एग्जांपल क्या देंगे सर? लाइट, ठीक है ना। लाइट इसका कौन सा नेचर है? ड्यूअल नेचर, हैज ड्यूअल नेचर। मैटर टू हैज ड्यूअल नेचर, मैटर टू हैज ड्यूअल नेचर। मैटर का भी कौन सा नेचर होता है सर? ड्यूअल, मतलब इसका भी एक पार्टिकल नेचर होगा और कौन सा? वेव नेचर होगा। और इसने गौर फिक्र किया, ज्यादा जो सिग्निफिकेंस दी, इसने बोला वो वाला मैटर जो माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक मैटर।
माइक्रोस्कोपिक मैटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ माइक्रॉन्स में होगा। माइक्रोस्कोपिक मैटर के मतलब ये है यहाँ पे कि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके पास न्यूट्रॉन, एटम्स आपके पास है। इन पे जो इनका जो ये नेचर आपके पास होगा, वेव नेचर, वो सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसने ये कहा जस्ट लाइक रेडिएशन, लाइट जिसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मैटर का भी कौन सा नेचर है सर? ड्यूअल नेचर है। एंड दिस लीड टू आपके पास यहाँ पे जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस आई। देखिए इसके लिए इसने क्या बोला कि आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है ना सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कुछ, है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, हाफ ऑफ mv²। इट मीन्स इट इज अ पार्टिकल, है ना। तो ये कन्फाइन हो गया कि सर नहीं, ये आपके पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब इसने ये भी कहा कि देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व किसके इर्द गिर्द करता है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, इसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है, दोज वेव्स वी कॉल एज मैटर वेव्स। क्या कहते हैं इनको? तो मान लीजिए न्यूक्लियस था, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में नहीं घूमता है, इट्स लाइक द डिस्टर्बेंस। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, इस चीज को हम क्या कहते हैं सर? वेव। एंड दिस वेव एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, वी कॉल दिस एज मैटर वेव। सो सिंपली व्हाट इज अ मैटर वेव? इसको दूसरा नाम हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव। So what are matter waves or de Broglie waves? These are the waves associated with microscopic particles. इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, जरूर नहीं उनके साथ, हमारे साथ भी होती है, बट सिग्निफिकेंट किन में होता है? माइक्रोस्कोपिक पर। क्यों ऐसा होता है अभी सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे साथ भी वेव्स एसोसिएट होती है, उन वेव्स को क्या कहा जाता है सर? मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। लाइक इलेक्ट्रॉन के पास भी, आपके पास इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है, इसके साथ वेव एसोसिएट होती है, उस वेव को हम क्या कहते हैं सर? मैटर वेव कहेंगे, या क्या कहेंगे सर? डी ब्रोगली वेव। अब ये जो मैटर वेव है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर? वेवलेंथ होगी ना, उस पार्टिकल की वेवलेंथ, या उस पार्टिकल की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। और उस वेवलेंथ को कैलकुलेट किया था यूजिंग डी ब्रोगली, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, बात है समझ। अब उसके लिए इसने क्या बोला? इसने बोला देखिए कंसिडर कीजिए फोटोन को। फोटोन का कितनी नेचर है? कितनी नेचर है? फोटोन क्या है? इट इज अ पार्टिकल प्रेजेंट इन लाइट, है ना। लाइट में जो क्वांटम ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं सर? फोटोन। अच्छा जनरल में किसी भी रेडिएशन में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वांटम, है ना। सिंपली एनर्जी जो आपके पास पैकेट्स होते हैं उनको क्वांटम कहते हैं। अब प्लूरल इनका क्या है? क्वांटा, ठीक है, बहुत सारे। अब फिर आइंस्टीन ने बोला था कि लाइट में जो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। अब अगर फोटोन है, इसके कितनी नेचर्स है? 2। सर आपको मालूम है इसकी एनर्जी कैसे आप बता सकते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, या hc/λ। ये किसने बोला था? प्लैंक ने, है ना। इसकी एनर्जी ऐसे भी दे सकते, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसका वेव नेचर दर्शाता है, ठीक है ना। और आगे जाके आप पढ़ोगे भी, आपके पास बहुत सारे फिनोमेनास है, लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दोज आर बेस्ड ऑन वेव थ्योरी, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा इसकी एनर्जी कैसे भी देख सकते हो? E इज इक्वल टू mc², है ना। इट्स आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है ना। अब मुझे बता दो, ये तो फोटोन के लिए आप ऐसे भी एनर्जी दे सकते हैं, अगर इसके साथ मैटर वेव्स प्रेजेंट होगी तो एनर्जी ऐसे दिया, अगर ये पार्टिकल तो इसकी एनर्जी ऐसे, तो ये एनर्जी दोनों क्या होगी सर? सेम। सो इट मींस आपके पास hc/λ का वैल्यू किसके बराबर होगा? mc² के बराबर। व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। c क्या हमारे पास है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि आपको पता है कि फोटोन की स्पीड से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। अब c a क्या होगा सर? कैंसल। तो h/λ का वैल्यू जो आपके पास होगा वो किसके बराबर होगा? m × c के बराबर होगा ना, क्योंकि एक c क्या हो गया सर? कैंसल।
सो लेमडा का वैल्यू क्या आने वाला है, इसको उल्टा कर दो, यह आएगा h डिवाइडेड बाई m इंटू सी के बराबर आ जाएगा। आपको मालूम होगा अगर एक पार्टिकल है, इसका कुछ मास m है और ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम, किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब m क्या है, मास ऑफ फोटोन, c क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फोटोन, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। सो यू विल से दैट आपके पास जो लैम्डा का वैल्यू आया इट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p के बराबर आएगा। तो इन जनरल किसी भी पार्टिकल, ये तो फोटोन के लिए था, इन जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए लैम्डा फॉर एनी पार्टिकल ये किसके बराबर होगा, h डिवाइड बाई मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या h डिवाइड बाई मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल कितना होगा। अच्छा, सिमिलरली बता दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सिमिलरली फॉर अगर उसका क्या है, ड्यूअल नेचर है ना, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, अगर इसके साथ वेव एसोसिएटेड है, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव, तो क्या होगी वो डी ब्रोगली वेव फॉर इलेक्ट्रॉन, इट विल बी h डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा। एक्चुअली इसने कैलकुलेट किसके लिए किया था, इट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका मास कितना होता है, बहुत ही कम। अब देखिए ध्यान रखो यहाँ पे, देखिए हमने बता दिया लैम्डा का वैल्यू जो आपके पास है h डिवाइड बाई m इंटू शाबाश v के बराबर। अगर आपके v कॉन्स्टेंट है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी क्या रखूंगा सर, कांस्टेंट रखूंगा, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो आप अगर देखोगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही वेवलेंथ क्या होगी सर, कम। वेवलेंथ इज अ वेव पैरामीटर, तो उतनी ही वेव लाइक प्रॉपर्टीज क्या होगी सर, कम, है ना। तो जितना मास बढ़ेगा, जितना मास बढ़ जाएगा, देखो ये बढ़ेगा इनवर्सली है, अपोजिट इधर होगा, लैम्डा क्या घट जाएगा, लैम्डा घट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें वेव नेचर है वो बहुत ही कम का मतलब है इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास मास क्या होगा, बहुत ही कम, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो इसमें होगा वेव नेचर, वेव लाइक प्रॉपर्टीज वो बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब कि वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। दैट्स वाई हमारा मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा। जो हमारे साथ डी ब्रोगली वेव्स होगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही कम, क्योंकि मास हमारा ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही कम। तो हम में जो वेव नेचर है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि ना होने के बराबर है, तभी हम पार्टिकल है। वायरस इलेक्ट्रॉन उसका वजन बहुत ही कम, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, बहुत ही कम मास होता है किसका सर, इलेक्ट्रॉन का होता है ना, बहुत ही कम मास इसका कम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। तो वेव नेचर इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट, मतलब वेव नेचर इज डोमिनेंट as compared to particle. That's why we are localized. Electron it is delocalized. So अगर मैं even दो लूँ ना 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10⁻⁻6 kg, बहुत छोटा है ना। It is दो significant, इसमें होगा पार्टिकल, मतलब ये localized होगा। देखो 1 मिलीग्राम आप देख भी नहीं, मतलब बहुत छोटा है ना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, यहाँ पे ये क्या होगा सर, डीलोकलाइज्ड इसलिए क्योंकि इसमें क्या डोमिनेंट है, वेव नेचर इसमें क्या है सर, डोमिनेंट, वेव नेचर इसमें डोमिनेंट है। और हम में क्या डोमिनेंट है सर, पार्टिकल नेचर हमें डोमिनेंट है। दैट्स वाई कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं वो डाई आउट होती है, मतलब कि ना होने के बराबर होती है। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये आया समझ, चलिए ठीक है। अच्छा आप मुझे बता दो, अगर कोई पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ mv² के बराबर, है ना। ध्यान रखना ये 2 इधर जाएगा, 2 इंटू के, यह आ जाएगा बराबर m इंटू v²। दोनों तरफ से m को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 2mk, यह आ जाएगा बराबर m² v² के बराबर। तो यह आएगा 2mk m इंटू v का होल स्क्वायर।
अच्छा ये आएगा 2m का वैल्यू आ जाएगा m इंटू वी इज मोमेंटम, है ना, p स्क्वायर। अब p का वैल्यू कितना आने वाला है, अंडर रूट ऑफ, चढ़ेगा ना रूट इस पे, 2m। तो देयरफॉर अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हो ना इस फॉर्म में भी, क्या, h डिवाइडेड बाई p, और p का वैल्यू आपका क्या निकला सर, अंडर रूट ऑफ 2m। तो अगर आपको मास एंड वेलोसिटी पता है तो ऐसे निकालो, अगर आपको एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी और मास, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ से लग रहा है ना m से मल्टीप्लाई, यहाँ से m से मल्टीप्लाई किया तो m इंटू एम इज m स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स बाय m, तो तभी आपके पास आएगा m, 2m, m किया दोनों तरफ से तो आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। ये बात है समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। इट वॉज डेविसन एक्चुअली एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। क्या किया, एक बार इससे पहले जब मेरा जेई का एग्जाम था तब पूछा गया था कि वेव, वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे एक्चुअली, मैच द फॉलोइंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या प्रूव हो गया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। वहाँ पे था कि वेव नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन किसने प्रूव किया, इट वाज डेविसन एंड जर्मर। और 2 ऑप्शन जो थे ना मुझे पता भी नहीं थे, मतलब उनके बारे में पढ़ा नहीं था मैंने, पूरा क्लियर नहीं था, श्योर नहीं था। 2 ऑप्शंस मुझे हो रहे थे तो उससे बराबर वो मैच हो रहा था। तो कभी कभार आपके पास अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो वहाँ पे 50-50 चांस होता है कि आपका सवाल बन जाएगा। डेविसन एंड जर्मर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली, शाबाश, प्रूव किया क्या, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर। डी ब्रॉगली ने क्या दी थी, हाइपोथेसिस, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं था लेकिन उसके हाइपोथेसिस इनने साबित की वो सही थी, ठीक है ना। कैसे, ये आपको एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है लेकिन क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव द वेव नेचर ऑफ किसका सर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर है, वेव नेचर, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया बाय डाइफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमेना किया, डाइफ्रैक्शन से इन्होंने किया था। ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर है, उधर आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में डाइफ्रैक्शन, और उस तरीके से इन्होंने प्रूव किया। तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ अल्टीमेटली उन्होंने क्या एक्सप्रेशन निकाली थी। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल दिया और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा, ठीक है ना। अब अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या होगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब जितना ये मान लीजिए v है पोटेंशियल, ध्यान रखना v क्या है, पोटेंशियल। अब मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ ताकि वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आप मिक्स ना कर दो। अब मुझे बता दो, जितना मैं पोटेंशियल बढ़ा दूंगा, जितना मैं पोटेंशियल बढ़ा दूंगा, वर्क डन क्या होगा इस पे, ज्यादा, है ना। उतनी काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा सर, ज्यादा। आपने पढ़ा है ना बचपन में, 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय चार्ज, है ना। तो वर्क किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, E, और ये किसके बराबर आएगा, V। तो ऑब्वियसली जितना V बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में। अब मुझे बता दो, मैं K के बदले यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे E इंटू वी लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर अब लैम्डा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m, K के बदले E इंटू वी। अब V यहाँ पोटेंशियल है, रिमेंबर दैट, V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पता है निकाल सकते हो, या आपको वेलोसिटी पता है मतलब उसका मैग्नीट्यूड स्पीड, तो आप वो चीज़ निकाल सकते हो। और अगर आपको पता चली कि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आ गया ना इसका, किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, और जो हाइपोथेटिकली आया था वो नियरली क्या आया था सर, सेम, नियरली सेम। तो इसे ये पता चला कि डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, जो इसका कहना था, वो क्या सही साबित हो गया, ठीक है ना। जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हो गई। किसने साबित किया, डेविसन एंड जर्मर ने। इसे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस पे सवाल एंट्रेंस में भी बहुत
पूछा जाते हैं इसके बारे में, चाहे थ्योरेटिकल या आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जेई में पूछा जाता है सवाल या नीट में, देखो क्या वहाँ पोटेंशियल दिया होगा, बता दो आपके पास कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इसके साथ कितनी एसोसिएट हो, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एच का वैल्यू हमें मालूम है ना, 6.626 इंटू 10 रेज पावर बोलो -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता है, तो इनको छोड़ के मैं यहाँ लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना, और यह आ जाएगा एंगस्ट्रॉन में, किसमें, सिंपल, एंगस्ट्रॉन मतलब 10 रेज पावर -10 मीटर। तो क्या पूछा गया था इससे पहले जेई में, नीट में भी बहुत बार पूछा गया था, अब डायरेक्ट मुझे याद नहीं है कि सवाल क्या था, मगर था यही, वैल्यूज थोड़े उधर इधर है। क्या था कि आपके पास ऐसा पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को आपने ड्रिफ्ट किया थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेट सपोज 10,000 वोल्ट्स, लेट सपोज 10,000 वोल्ट्स, ठीक है। तो बता दो जो इस अभी मूव करेगा ना, अब ये मूव करेगा, इसके साथ एसोसिएट क्या होगी सर, वेव्स, उन वेव्स को क्या कहा जाएगा, डी ब्रोगली वेव्स। अब उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, निकाल पाओगे, हाँ सिंपल है सर। लैम्डा का वैल्यू क्या लिखोगे सर, h डिवाइडेड बाय नॉट h, हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है सर, क्योंकि वरना मुश्किल हो जाएगा ना, 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। अब ये है ना 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे 10 रेज पावर 4 लिख सकते हैं ना सर, 10 रेज पावर 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये 10 रेज पावर 2 का क्या लिख सकते हैं सर, स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 2 और 4, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा सर, कैंसिल, तो ये आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय 100, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्टेप इधर जाएगा, 0.1227 एंगस्ट्रॉन आप लिख सकते हैं। इसको मीटर में भी आप लिख सकते हैं ना, 10 रेज पावर -10 मीटर, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको 10 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, नैनोमीटर में भी लिख सकते हो। अगर इसको 10, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक स्टेप क्या लूँगा पीछे, एक स्टेप क्या लूँगा पीछे, तो पावर सब्ट्रैक्ट, एक स्टेप आगे लूँगा तो पावर क्या होगा ऐड, तो 1.227 और ऐड करेंगे तो 10 रेज पावर -9 मीटर, 10 रेज पावर -9 होता है नैनोमीटर, कभी कभार नैनोमीटर में भी ऑप्शन होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ, ठीक। ज़रा इसका बता दो, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ठीक है, इस इट इज सब्जेक्ट टू इसमें टू ए पोटेंशियल, मान लीजिए पोटेंशियल, और इसकी स्पीड आ गई कुछ, मान लीजिए v का वैल्यू है आपके पास 3 × 10 रेज पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बता दो डी ब्रोगली वेवलेंथ इसके साथ कितनी एसोसिएट होगी, फटाफट बता दो, क्या आ जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी एसोसिएट होगी, ये वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी, चलिए। सो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, h/m × v, ठीक है ना। h का वैल्यू कितना है, 6.626 इंटू 10 रेज पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg, और यहाँ पे स्पीड गिवन है 3 × 10 रेज पावर 6, ठीक है ना। तो हाँ एग्जैक्टली यह आ जाएगा 3 1 r 3 2 r, है ना, 3 2 r 6, है ना, 3 6 r 18, 3 7 r 21, 3 8 r 24, 3 9 r 27, तो नियरली 2.30 डिवाइड बाई 9.1 लिख सकते हैं। अब देखो 6 और -31 कितना हुआ, -25, -25 ऊपर जाएगा क्या बनेगा, +25, +25 -34 10 रेज पावर -9 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, ये क्या बनेगा 23/91 बनेगा ना, तो कर दो डिवाइड, 23 यहाँ 91, यहाँ पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ 0, 9 3 r 27, तो नियरली 0.3 के करीब आपका आंसर आ जाएगा, 10 रेज पावर -9 क्या आ जाएगा, मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 0.3 नैनो मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
चलिए, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अगर हम पार्टिकल और वेव को डिफरेंशिएट करें, बताओ पार्टिकल और वेव में क्या फर्क है। अभी हमने डिस्कस किया था सर, पार्टिकल हमारे पास होता है लोकलाइज्ड, है ना सर, इट इज लोकलाइज्ड, और जो वेव हमारे पास होते हैं इट इज डीलोकलाइज्ड। अच्छा मुझे बता दो, हमने अभी देखा जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हमने बोला, इससे पहले बोहर ने क्या बताया था हमें, मॉडल जो दिया था ना बोहर ने, इसने बोला कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है ना, और उसके इर्द गिर्द फिक्स्ड शेल्स में, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये पढ़ा ना हमने वहां, यही कहा था ना बोहर ने कि आपके पास क्या होता है, आपके पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड शेल्स में कौन घूमते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। फिक्स्ड शेल का मतलब है इसकी फिक्स्ड क्या होगी सर, पोजीशन। बताया था हमने, रेडियस की फॉर्मूला भी अगर याद होगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, जो कि आपके पास एंगस्ट्रॉन में था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये फिक्स्ड आपके पास पोजीशन, इवन दो वेलोसिटी की भी फॉर्मूला पड़ी थी, है ना सर, क्या था वेलोसिटी की फॉर्मूला, इट इज 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। तो साइमल्टेनियसली यू कैन कैलकुलेट इट्स पोजीशन and simultaneously you can calculate its velocity. If you know the velocity, you know the momentum. आप momentum को भी यहाँ पे calculate कर सकते हैं, है ना सर। चलिए, तो हमने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें क्या डोमिनेंट है सर, वेव नेचर। क्यों वेव नेचर इसमें डोमिनेंट है, क्योंकि हमने देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू वी, जो कि h बाई p। सिंस इसका मास बहुत ही कम है तो मोमेंटम बहुत कम होगा, मोमेंटम कम है तो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा, मींस वेव लाइक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा। अब इसमें अगर वेव लाइक प्रॉपर्टी ज्यादा है, अब ये लोकलाइज्ड होगा कि डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास डीलोकलाइज्ड है, क्या इसकी फिक्स्ड पोजीशन बता सकते हो, नो सर। क्या इसकी फिक्स्ड वेलोसिटी बता सकते हो, नहीं, वी कैन नॉट कैलकुलेट। सो जो आपके पास कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट था किसका, फिक्स्ड शेल्स का, फिक्स्ड ऑर्बिट्स का, फिक्स्ड शेल्स का या फिक्स्ड ऑर्बिट्स का, ये डिस्कार्ड हो गया ना। क्यों, क्योंकि आप नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन इतना दूर है न्यूक्लियस से, और साइमल्टेनियसली आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप बताते कि इलेक्ट्रॉन क्या था, लोकलाइज्ड। लेकिन हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है सर, डीलोकलाइज्ड। सो आपके पास इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते, एग्जैक्ट एनर्जी, मोमेंटम, बहुत सारी आपके पास चीजें जो इसके साथ रिलेटेड होगी, ये चीजें आप नहीं बता सकते। तो क्या बता सकते हो, यू कैन से अबाउट द प्रोबेबल पोजीशन, आप बता सकते हैं प्रोबेबल पोजीशन, चाहे मोमेंटम, चाहे एनर्जी एटसेट्रा। अब क्योंकि वेव लोकलाइज्ड नहीं होती है, इट्स ऑलवेज इन अ रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है ना। अब वो रीजन ऑफ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन, जो इसकी वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जहां जहां इलेक्ट्रॉन की वेव जाएगी वहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की वो क्या होगी सर, ज्यादा। फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए आपको ढूंढना है इरफान सर को, कोई आ जाएगा पेरेंट,
वो पेरेंट आ जाएगा पहले शालीमार में, शालीमार में फिर अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, इस गली में, इस गली में अल्टीमेटली इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में अल्टीमेटली कहाँ प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा, इरफान सर मिलेगा इस कमरे में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी है कि इरफान सर शालीमार में मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उधर कहाँ पे मिलेगी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर कमरे में। इन द सेम वे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जहां पे सबसे ज्यादा होगी वो रीजन ऑफ स्पेस को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? सो व्हाट इज नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की सर मैक्सिमम है। हियर इट इज अ 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum. हमने नहीं कहा 100%, हमने कहा सर मैक्सिमम। मैक्सिमम के माने यहाँ पे ये है बहुत ज्यादा, लाइक 90 to 95% प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन उधर ही मिलेगा। जिस तरह मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इरफान सर इस कमरे में होगा, 100% मत प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है मैं दूसरे कमरे में या नीचे कहीं और हो जाऊं, ठीक है। तो लेकिन आपके पास प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, ठीक है। तो यही जो रीजन आपके पास है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, उस चीज को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और इसका कंसेप्ट दिया था किसने? हाइजेनबर्ग ने। और इसी की बिना पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो क्या है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे आपकी क्लास से दूसरी बायोलॉजी।